हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ BL चौधरी, टीम बॉटनी CLC सीकर। क्लियर बेटा? हाँ तो बेटा स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 16 में। क्लियर? और कैसे हो? सब बढ़िया हो? मस्त हो? बिल्कुल NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों को रख के वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन और ऑलमोस्ट नोट्स को आपको लिखना है। टेस्ट पेपर आपने दिया होगा, अच्छा हुआ होगा आपका टेस्ट पेपर, और टेस्ट का सॉल्यूशन भी हो जाएगा। तो बेटा कैसे हो? मस्त हो ना? तो बेटा जी मैं आपसे कह रहा था कि कल अपन ने साइनोबैक्टीरिया BGA का स्टडी किया था। आज अपन लेक्चर 16 में माइकोप्लाज्मा, और फिर अपन मोनेरा जब कंप्लीट हो जाएगा तो किंगडम प्रोटिस्टा पे जाएंगे। यस। तो बेटा देखो, आज अपन बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, अब आप समझ सकते हो कि बेटा जो माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट में ही इंक्लूड होता है, प्रोकैरियोट में ही सम्मिलित एक समूह है। तो बेटा आप समझ रहे हो कि माइकोप्लाज्मा की जो खोज है वो नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में, नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में ये अपना बात बेटा कि ऐसे मवेशी कैटल जो प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित थे या इन्फेक्टेड थे, ऐसे मवेशी कैटल्स जो बेटा प्लूरोनिमोनिया से ग्रसित थे, उनकी प्लूरल कैविटी जो फुफ्फुसीय गुहा होती है, फुफ्फुसीय गुहा से की थी। बात को समझे कि भाई 1898 में नोकार्ड और रॉक्स ने ऐसे मवेशी कैटल जो मतलब आप समझ रहे हैं कि पीड़ित थे, किससे पीड़ित थे? प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित थे। किससे पीड़ित थे? प्लूरोनिमोनिया। तो प्लूरोनिमोनिया से जो पीड़ित मवेशी थे, उन कैटल की जो प्लूरल कैविटी है ना, प्लूरल कैविटी बेटा है, बात को समझ रहे हैं? तो आप समझ रहे हैं बेटा कि जो प्लूरल कैविटी है उससे इसकी खोज की थी, किसकी? माइकोप्लाज्मा की, माइकोप्लाज्मा की। और बेटा जी अपन बात करें कि ये जो माइकोप्लाज्मा है वो बहुरूपीय प्लियोमॉर्फिक होते हैं। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है अपना आकार आकृति बदलते रहते हैं। प्लियोमॉर्फिक यानी बहुरूपीय प्लियोमॉर्फिक होते हैं। और इनको एक टर्म दी थी PPLO, इस नाम से इनको असाइन किया था, इस नाम से जाना जाता है PPLO। PPLO का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो ये आपका हो गया क्या? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बात को समझ रहे हैं? तो ये बात अपने सामने है बेटा। और ये जो नोकार्ड और रॉक्स थे, ये दो फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फ्रेंच वैज्ञानिक थे। यस। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने ऐसे मवेशी जो प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित थे, इस रोग से प्लूरोनिमोनिया से पीड़ित थे, उनकी फुफ्फुसीय गुहा प्लूरल कैविटी में की थी। और ये बहुरूपी होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। और फिर इनको क्या टर्म दी थी? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इनको क्या टर्म दिया था बेटा? PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। बात को समझे नहीं समझे आप? बोलो बेटा। क्लियर? और इन्हें अपन क्या कहते हैं कि जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं अपन इनको बेटा, पादप जगत के जोकर। यस। तो अपन इनको कहते हैं जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। क्लियर?
जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। वैसे आप जानते हो अकॉर्डिंग 5 किंगडम तो ये मोनेरा में इंक्लूड है। यस, तो पादप जगत किनको अपन जोकर कहते हैं, किनको? माइकोप्लाज्मा को। उसके बाद में देखो बेटा, जो नेक्स्ट बात है कि इसके बाद एक जापानी वैज्ञानिक है डोई और एटोल, डोई और उसके साथी, है ना। तो जापानी वैज्ञानिक डोई, जापानी वैज्ञानिक डोई, ये डोई ने इन्होंने कहा कि पादपों में जो एक डिजीज होती है एस्टर येलो, उसका कारण क्या है? माइकोप्लाज्मा। पादपों में एक डिजीज एस्टर येलो, उसका कारण क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा। क्लियर? ये स्टेटमेंट किसने दिया? डोई, जापानी वैज्ञानिक डोई और उसके साथियों ने दिया था कि पादपों में एक रोग होता है एस्टर येलो और उसका कारण क्या है? मतलब ये माइकोप्लाज्मा और एस्ट्रोकोकस माइकोइड्स। यस, जो माइकोप्लाज्मा का ही एक मतलब जीनस है, वंश है। क्लियर? और आप जानते हो कि उन्होंने इस समूह को MLO, क्लियर बेटा? MLO का मीन क्या है कि मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म कहा, MLO। बात को समझे? अब बेटा जी अपन बात रहे कि माइकोप्लाज्मा के अभिलाक्षणिक लक्षण क्या होते हैं, उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। यस, तो देखो बेटा कि माइकोप्लाज्मा के जो अभिलाक्षणिक लक्षण हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे अब। तो बेटा ध्यान दें, स्ट्रक्चर यानी माइकोप्लाज्मा की संरचना क्या है, माइकोप्लाज्मा की सेल में क्या क्या घटक हैं, इन सब की अपन बात करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा स्ट्रक्चर। यस, तो ध्यान दे, देखो ये सबसे सरल मोस्ट सिंपलेस्ट, ये सबसे सरल सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। दे आर सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। सबसे सरल सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। दे आर सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स। बोलो हाँ ना? बात को समझे? सबसे छोटे हैं, सबसे सरल हैं और ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अब तक विलगित, जो आपको सेल बायोलॉजी में कही गई है, अब तक विलगित सबसे छोटी जीवित कोशिका है। अब तक जो पूरा इवोल्यूशन हुआ है, अब तक विलगित सबसे छोटी जीवित कोशिका। वायरस इनसे छोटे हैं लेकिन सेल स्ट्रक्चर नहीं है। ये अब तक विलगित सबसे छोटी जीवित कोशिका है और आकार है 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर। कितना आकार है बेटा? 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। बात को समझे? यानी वायरस से आकार थोड़ा ज्यादा है और बैक्टीरिया से कम है ना। इसलिए अपन कहते हैं कि अब तक विलगित सबसे छोटी जीवित कोशिका। सबसे छोटे कण वायरस हो सकते हैं लेकिन सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। बोलो, छोटा सा क्वेश्चन आता है, यस और नो। इसलिए अपन बात करते फिर कैसे बेटा कि देखो पूरे मोनेरा किंगडम में, सभी मोनेरा के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है? चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया, चाहे यू बैक्टीरिया से डिफर हो, भिन्न हो आर्कियोबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया में भी सेल वॉल है, चाहे वो पेप्टिडोग्लाइकेन की नहीं बनी हो, जटिल पॉलीसैकेराइड और पॉलीपेप्टाइड से बनी होती है, लेकिन सेल वॉल तो है। मोनेरा के हर ग्रुप में, चाहे वो आर्कियोबैक्टीरिया हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, आपने सब में क्या देखी? सेल वॉल प्रेजेंट है। एकमात्र ये समूह है माइकोप्लाज्मा जो कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं। यस, कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं, यानी मैं वही बात कहूं कि भाई सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट, और एक लाइन यहां पर और जोड़ूं कि सेल वॉललेस, कोशिका भित्ति रहित, यानी ये कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं। इसलिए क्या है? अत्यधिक बहुरूपीय आकार, अत्यधिक बहुरूपीय हैं बेटा। जब कोशिका भित्ति नहीं रखते तो अत्यधिक बहुरूपीय हैं, है ना। मतलब ये हाईली, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, हाईली प्लियोमॉर्फिक। ये ध्यान से, पॉलीमॉर्फिक नहीं, पॉलीमोर ये बहुरूपीय बोलते हैं। पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है कि आप समझे कि अपने पॉलीमॉर्फिक का मतलब होता है जैसे लाइसोसोम अपने आकार बदलता है, पॉलीमॉर्फिक होता है। प्लियोमॉर्फिक होता है बहुरूपीय, अनेक प्रकार की आकृति दर्शाना। तो बेटा आप जानती है कोशिका भित्ति नहीं रखते हैं, अत्यधिक बहुरूपीय मतलब प्रदर्शित करते हैं, हाईली प्लियोमॉर्फिक, हाईली प्लियोमॉर्फिक।
क्लियर। प्लियोमॉर्फिक क्यों? क्योंकि ये सेल्वोलेस ऑर्गेनिज्म है, सेल्वोलेस प्रोकैरियोट है, सेल्वोलेस प्रोकैरियोट्स। बोलो बेटा यस और नो। इसलिए ये अनेक प्रकार की वेरियस शेप को एज्यूम करते हैं, अनेक प्रकार की आकृति ग्रहण करते हैं, जैसे वर्ताकार, स्पेरिकल, कोकोइड गोलाकार, ग्रेनुलर कणीय ग्रेनुलर, या अपना फिलामेंटस। तो अनेक प्रकार की आकृति ग्रहण करते हैं। यस, ये बात आपकी हो गई। और माइकोप्लाज्मा में मेसोसोम भी सामान्यतः क्या होते हैं? एब्सेंट। तो उपापचय दृष्टि से सबसे निम्नतम। अब आप ध्यान दो बेटा कि जब आप दिमाग लगाएं कि जब इनमें सेल वॉल नहीं है तो जो इनकी आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर है, जो इनकी आउटरमोस्ट जो लिमिटिंग लेयर है वो क्या है बेटा? आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी इनकी सबसे बाह्यतम झिल्ली क्या? प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर, प्लाज्मा झिल्ली सही। आउटरमोस्ट सबसे बाह्यतम, आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर, आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर। अब सुने कि सामान्यतः इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपोप्रोटीन लेयर मैंने बता दिया, लिपोप्रोटीन लेयर या लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। तो किसकी बनी होती है बताना? लिपिड और प्रोटीन। लेकिन एक विशेषता होती है बहुत इंपॉर्टेंट, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन ये ट्राइलेमिलर, तीन पटलें, त्रिस्तरीय। ट्राइलेमिलर का मीन क्या होता है? त्रिस्तरीय होती है ये ट्राइलेमिलर, है ना। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली, आउटरमोस्ट लिमिटिंग लेयर, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, 3 लेयर, ट्राइलेमिलर, है ना। हाँ, ट्राइलेमिलर होती है लेकिन एक यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है, इकाई झिल्ली की तरह यूनिट मेम्ब्रेन की तरह कार्य करती है। और बेटा जी आपको पता होना चाहिए कि लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। बहुत अच्छे ना बेटा। यस। अब सुनो कि सेल वॉल है नहीं, क्लियर। अब अपन बात इसलिए कोई भी अपन बात की आकृति एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए प्लियोमॉर्फिक। अब देखो अपन सेल स्ट्रक्चर में बाकी देखते हैं। मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ये प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगी सही। अब प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होगी ना बेटा। अब देखो ये यानी प्रोटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स अपन बोल सकते हैं। यस। अब देखो इसके अंदर अपन बात करें कि डबल स्टैंडर्ड हाईली कोइल्ड ये डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड हाईली कोइल्ड डीएनए है जो थ्रू आउट सेल, पूरी सेल में फैला होता है। एक्सटेंडेड है ना, मतलब पूरी सेल के अंदर फैला होता है, तो ये डीएनए है। ये आरएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो घुलनशील भी है ना, घुलनशील फॉर्म में भी रहता है, ऐसे भी ये आरएनए है। और आप जानते हैं घुलनशील प्रोटीन एंजाइम भी पाए जाते हैं। और 70S राइबोसोम, कौन सा राइबोसोम? 70S। तो देखो ये 70S राइबोसोम का पाया जाना, ये अपना तरह की डबल अधिकांश वर्ताकार डबल स्टैंडर्ड डीएनए का पाया जाना। और इस माइकोप्लाज्मा सेल में कोई भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग, चाहे वो अंतःप्रद्युजालिका हो, चाहे गोल्जिकाएं हो, और चाहे वो कुछ जो भी झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग है, यानी अपन कहें कि भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे प्लास्टिड, वो सारे क्या होते हैं? एब्सेंट। यस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है नहीं, तो देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रीय की झिल्ली है नहीं। यस। झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग है नहीं। और 70S राइबोसोम है केवल, तो ये किससे रिलेट है? प्रोकैरियोट से। इसलिए इसको किसमें सम्मिलित किया गया? अकॉर्डिंग 5 किंगडम। माइकोप्लाज्मा को भी किसमें, ग्रुप को कहाँ रखा गया? मतलब मोनेरा में रखा गया। कहाँ रखा गया बेटा? मोनेरा में। अब सुनना, तो देखो 70S राइबोसोम हो गया, सारी बात हो गई। अब आप जानती होती है एलिमेंट्री बॉडी, एलिमेंट्री बॉडी। जब ये माइकोप्लाज्मा रेप्लिकेट करता है, पुत्री कोशिकाओं में डिवाइड होती है, एलिमेंट्री बॉडी इसमें सहायक होती है, एलिमेंट्री बॉडीज। ऐसे आप जानते हो फैट ग्लोब्यूल्स ये भी इसमें पाई जाती है, किसमें? माइकोप्लाज्मा में। बाकी देखो माइकोप्लाज्मा ऐसे जीव हैं जिनमें मेसोसोम एब्सेंट होता है, तो उपापचय दृष्टि से सबसे धीमे होते हैं, उपापचय दृष्टि से सबसे धीमे होते हैं। कौन बेटा? माइकोप्लाज्मा। यस। अब देखो कि अपन ने माइकोप्लाज्मा जीवित कोशिका क्यों बताई। देखो माइकोप्लाज्मा लेबोरेटरी में कृत्रिम संवर्धन माध्यम में संवर्धन कर सकते हैं, इसका मतलब जीवित है, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि वायरस तो नहीं है। और आप जानते हो कि ये जो इनमें सेल वॉल नहीं है, तो अपन कहते हैं कि बैक्टीरिया देयर कोट्स ऑफ, कि ना तो अपन बातें पूर्णतः बैक्टीरिया के लगभग समान नहीं, ना तो पूर्णतः बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया टू फिल्टर
जो बैक्टीरिया फिल्टर होता है, जीवाणु फिल्टर होता है, उससे गुजर जाते हैं क्योंकि उनसे बहुत छोटे हैं, है ना। लेकिन आप समझ सकते हैं कि वायरस से बड़े भी हैं और इनमें डीएनए और आरएनए दोनों। सबसे बड़ी बात, वायरस में या तो डीएनए हो सकता है आरएनए, इनमें डीएनए और आरएनए दोनों होता है, और एंजाइम है तो अपना उपापचय है, तो ये जीवित है। यस और नो? तो इसलिए अपन बात रहे कि एक अलग ही समूह आपका माइकोप्लाज्मा। यस, अब अपन उसके कुछ और कैरेक्टर की बात करते हैं और फिर आप समझ सकते हो कि रिप्रोडक्शन की, और ये 2-3 बातें अपन और करते हैं। माइकोप्लाज्मा हो गया बोल, यस और नो? तो बिल्कुल ऐसे वर्ड टू वर्ड आपको लाइन टू लाइन यस एक एक चीज आपको बताई गई है। क्लियर? अब देखो बेटा, अपन कुछ और बातें देखें तो देखो, माइकोप्लाज्मा ऑक्सीजन के बिना, अब एक लाइन लिख रखी है कि माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकते हैं। हाँ, तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी जीवित रह सकते हैं। बात को समझ रहे हैं? समझे कि अपन बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर? तो देखो बेटा जी, कि अपन कहें कि श्वसन की दृष्टि से जो माइकोप्लाज्मा है वो आपके होते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब्स। फैकल्टेटिव एनएरोब्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? फैकल्टेटिव एनएरोब्स। बात को समझे? यानी विकल्पी अवायवीय। इसका मतलब सामान्यतः वायवीय होते हैं, लेकिन एन साइड ने जो लाइन लिख रखी है ना, वो लिख रही है कि हाँ सामान्यतः वायवीय होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की अगर एब्सेंस रही, ऑक्सीजन की अनुपस्थित रही, तो आप जानते हो कि ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, कि बिना ऑक्सीजन के भी माइकोप्लाज्मा जीवन यापन कर सकते हैं। बिना ऑक्सीजन के भी ये जीवन यापन कर सकते हैं। कौन बेटा? माइकोप्लाज्मा। तो फैकल्टेटिव क्या हो गए? एनारोब्स हो गए। बात को समझे? अगली बात क्या कहना चाहते हैं अपन बेटा, कि माइकोप्लाज्मा न्यूट्रिशन यानी पोषण। तो पोषण क्या है इनमें? तो आप जानते हैं कि भाई सभी विषमपोषी पोषण, है ना, सभी विषमपोषी पोषण बोले तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन प्रदर्शित करते हैं। क्लियर बेटा? बात को समझे? ये कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते। सारे के सारे जो माइकोप्लाज्मा में सम्मिलित है ना, वो आप समझ रहे हैं कि सारे के सारे माइकोप्लाज्मा विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते, है ना बेटा? हाँ, इनमें कुछ मर्तोपजीवी, जानते हो ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर से, है ना, मर्तोपजीवी यानी सैप्रोट्रोप्स, मर्तोपजीवी सैप्रोट्रोप, है ना, वह अधिकांशतः परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। अधिकांशतः क्या होते हैं बेटा? परजीवी, पैरासाइट होते हैं। क्योंकि आपको पता है माइकोप्लाज्मा एनिमल्स में, चाहे वो भेड़ मनुष्य हो, एनिमल्स में और पादपों में रोग फैलाते हैं। यस, तो इनमें से कुछ मर्तोपजीवी और अधिकांशतः क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पैरासाइट। लेकिन सारे के सारे विषमपोषी होते हैं, स्वपोषी कोई नहीं होता है। यस बोलो। तो मैंने श्वसन की बात बता दी और न्यूट्रिशन की बात बता दी। बोलो बेटा। यस, अब अपन नेक्स्ट लाइन इसमें बात करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट की माइकोप्लाज्मा, अपन बात बेटा कि देखो, मैं आपसे बात कहूं कि ये जीवाणु फिल्टर से, इतने छोटे होते कि जीवाणु फिल्टर से गुजर सकते हैं। क्लियर बेटा? ये जीवाणु फिल्टर से गुजर सकते हैं। भाई जीवाणु फिल्टर से गुजर जाएंगे। क्लियर? अपन कहें बेटा यस भाई, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर। यस, क्यों? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, लैक ऑफ सेल वॉल। अब ये तो क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है
कि ये जीवाणु नहीं है, जीवाणु नहीं है। बात को समझे? ये तो क्या प्रदर्शित करता है बेटा कि ये जीवाणु नहीं है, जीवाणु नहीं है, क्योंकि जीवाणु फिल्टर से गुजर जाते हैं, इनमें सेल वॉल का अभाव होता है। सेल वॉल का क्या होता है बेटा? अभाव, सही है ना। लेकिन ये जो अजीवित जो पोषण माध्यम होता है, पोषण माध्यम होता है, और वो स्पेशली स्टीरोल से कंटेन हो, स्टीरोल्स रखे, तो ऐसे अजीवित माध्यम में जो स्टीरोल्स रखता है ना, तो वहां ये अपन बात बेटा की संवर्धन कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, बात को समझे बेटा कि मतलब स्वतंत्र रूप से अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं, बोलो हाँ है ना। तो इसलिए इन्हें वायरस भी नहीं माना जा सकता है, बोलो बेटा, वायरस भी नहीं माना जा सकता है। यस, क्यों? क्योंकि कोशिका संरचना भी रखते हैं आपके सामने, डीएनए आरएनए दोनों रखते हैं, अपना उपापचय भी रखते हैं, अपना धीमा उपापचय लेकिन उपापचय भी रखते हैं, है ना बेटा। इसलिए इनकी जीवाणु से जैसे 17 राइबोसोम है, इसके अलावा अपने बात की मतलब वर्ताकार डीएनए है, तो जीवाणु से काफी समानता भी है, जीवाणु तो नहीं, जीवाणु से काफी समानता भी है। तो अपन एक टर्म देते हैं इन्हें, कि बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, कि बैक्टीरिया, अपन एक टर्म देते हैं कि बैक्टीरिया ये जीवाणु ही है, लेकिन विथ देयर कोट्स ऑफ का मीन समझते हो क्या तुम? बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ, तो बेटा कोट्स ऑफ मीन ऐसे जीवाणु जो अपना कोट, अपन जानते हैं ना, जैसे अपन शर्ट पहनते उसके ऊपर कोट पहनते हैं, तो अपना एक कोट उतार दें, तो ये ऐसे जीवाणु जिन्होंने अपना कोट मतलब अपना आवरण सेल वॉल लेस अपना आवरण उतार दिया, है ना, सेल वॉल लेस, तो बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ का मतलब अठाना, बात को समझे? तो बैक्टीरिया विथ देयर कोट्स ऑफ ये अपन टर्म देते हैं, बोलो हाँ या ना, बात को समझे? अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, क्लियर बेटा, कि जो एंटीबायोटिक औषधियां होती है उनके प्रति सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग ये क्या शो करते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि माइकोप्लाज्मा पर ऐसी प्रतिजैविक औषधियों का प्रभाव नहीं होगा जो मतलब सेल वॉल पे कार्य करती हैं या सेल वॉल पे एक्ट करती हैं, बात को समझे? सीधी सी बात है, जैसे माइकोप्लाज्मा है बेटा, माइकोप्लाज्मा ये अपन बात उठा कि जो एक प्रतिजैविक औषधि होती है पेनिसिलिन, है ना, अपन बात उठा कि एक प्रतिजैविक औषधि आपकी होती है पेनिसिलिन, तो पेनिसिलिन के प्रति इनसेंसिटिव यानी असंवेदी होता है, पेनिसिलिन और सिप्रोक्सिन भी होता है, सिप्रोक्सिन जैसी एंटीबायोटिक। तो मैं एक बताता हूं आपको कि माइकोप्लाज्मा जैसे पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, तो इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के प्रति क्या होते हैं? इनसेंसिटिव, असंवेदी होते हैं, क्लियर भाई? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बेटा देखो जो ये माइकोप्लाज्मा है ना, सेल वॉल लेस है, कोशिका भित्ति रहित है, अब इनमें कोशिका भित्ति तो होती ही नहीं है भाई, कोशिका भित्ति रहित है, बात को समझ रहे हो? अब इनमें कोशिका भित्ति तो है ही नहीं, है ना। जबकि जो पेनिसिलिन है ना, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन जो प्रतिजैविक है, ये आप जानते हो कि जो सेल वॉल निर्माण के दौरान पेप्टिडोग्लाइकेन के संश्लेषण को रोकती है, पेप्टिडोग्लाइकेन के संश्लेषण को रोकती है, बात को समझे? तो उसमें इंटरफेरेंस बाधा डालती है, तो बैक्टीरिया के लिए खतरनाक होती है, लेकिन ये माइकोप्लाज्मा पर कार्य नहीं करेगी क्योंकि वो सेल वॉल लेस होते हैं। तो ऐसी एंटीबायोटिक जो सेल वॉल पे अटैक करती हैं या एक्ट करती हैं,
वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित नहीं करेगी। तो ये आप जानते हो कि ऐसे विधि होगा, सेल वो लेस रह गया ना, और पेनिसिलिन पेप्टिडोग्लाइकेन के संश्लेषण के अंदर है ना, मतलब इंटरफेरेंस मतलब बाधा पहुंचाती है। और आप जानते हो कि पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। पेप्टिडोग्लाइकेन जीवाणु कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसे एंटीबायोटिक जो आप जानते हो कि उपापचयी संदमक होती हैं, मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स, वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करेगी। तो जो ऐसी एंटीबायोटिक जो बेटा आप समझ रहे हैं कि ऐसी एंटीबायोटिक, क्लियर बेटा, ऐसी एंटीबायोटिक जो ये देखो, ऐसी एंटीबायोटिक जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर मतलब उपापचयी संदमक होती है, उपापचयी संदमक, वो उपापचयी संदमक जो एंटीबायोटिक्स होती है वो माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करेगी, माइकोप्लाज्मा को प्रभावित करेगी, उसकी वृद्धि को रोकेगी, है ना। जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर होती हैं, स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, जैसे स्पेशली स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, क्लोरेम्फेनिकोल है, स्पेशली अपन बात क्या आपने स्ट्रेप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन यानी पेनिसिलिन और सिप्रोक्सिन को छोड़ के, तो ये प्रभावित करेगी क्योंकि ये मेटाबॉलिक इनहिबिटर है। क्या है बेटा जी? मेटाबॉलिक इनहिबिटर है। बात को समझ रहे हो? यस। अब अपन बात करते हैं बेटा नेक्स्ट कि देखो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप माइकोप्लाज्मा की कल्चरिंग कराते हो तो वो कैसे अपीयर होते हैं, ये बात मैं आपको बताऊं बेटा, क्लियर। आप देखो अगर माइकोप्लाज्मा को अगर अपन संवर्धन कराएं तो स्टीरोमातो आप समझते हो कि एक फ्राइड एग अपीयरेंस मतलब तले हुए अंडे की तरह दिखाई देगा, तले हुए अंडे की तरह। तो तले हुए अंडे की तरह अपन बात करें कि जैसे सेंट्रल पार्ट वो तो आप जानते हो कि सघन होगा, और जो पेरिफेरल यानी परिधीय पार्ट है वो थोड़ा सा अपन बात करें कि ट्रांसलूसेंट एंड पारदर्शी होगा। तो ये तले हुए अंडे की तरह, जैसे अपन गर्म तो अंडे का लिक्विड डालते हैं ना, तो बीच में ओपेक्यू और चारों तरफ ट्रांसलूसेंट, ऐसे अपन बात करें तले हुए अंडे की तरह अपीयर होगा। बोलो हाँ या ना। अब अपन बात करते बेटा देखो रिप्रोडक्शन इन माइकोप्लाज्मा, तो जनन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो वही भाई मोस्ट कॉमन मेथड तो क्या होगा? मोस्ट कॉमन मेथड रिप्रोडक्शन इन जनन, तो सबसे सामान्य तरीका मोस्ट कॉमन मेथड, तो बेटा आप समझ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन मेथड तो वही बाइनरी फिजन, फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फिजन, ये लो द्विभाजन बाइनरी फिजन। हाँ, लेकिन इसमें बहुत विशिष्ट ये अपन बात करें कि माइकोप्लाज्मा में विशिष्ट संरचनाओं के द्वारा जनन करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये है आपकी एलिमेंट्री बॉडीज। क्या है बेटा? तो सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एलिमेंट्री बॉडीज, एलिमेंट्री काय, एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा, एलिमेंट्री बॉडीज के द्वारा। बोलो हाँ या ना। अब अपन बात करते हैं कि भाई माइकोप्लाज्मा तो पादप और जंतु दोनों में रोग करता है, यस। बाकी ओस्मोट्रोप न्यूट्रिशन करता है अवशोषणी, लेकिन पादप और जंतु दोनों में ही ये रोग करता है। तो कुछ एक आधी डिजीज की बात कर लेते हैं। तो देखो भी माइकोप्लाज्मा पादप व जंतु दोनों में ही रोग फैलाते हैं। माइकोप्लाज्मा पादप और दोनों में रोग करते हैं, दो रोग फैलाते हैं। बहुत अच्छे लेवल पे आपको मैंने बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये बहुत बड़े लेवल पे आपको एक एक लाइन इतना आंसर मिलेंगे, हर इन्फॉर्मेशन हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए तो आप वैसे इसको रोक के बेटा सारे नोट्स आप लिख लें। तो मैं आपको कुछ डिजीज की बात करता हूँ, क्लियर। जैसे स्पेशली अपन बात करें कि जो माइकोप्लाज्मा है तो कौन कौन सी डिजीज, स्पेशली अपन बात करें कि कौन कौन सी डिजीज वो जनरेट करता है माइकोप्लाज्मा, क्लियर। तो देखो बेटा जी कि जैसे अपन कहें कि बंची टॉप ऑफ बनाना, बंची टॉप बनाना तो वायरस करता ना, बंची टॉप ऑफ पपाया, तो बंची टॉप
ऑफ पापाया, पपीता में बंची टॉप, यस, बंची टॉप ऑफ पापाया, ये आपका माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। ऐसे जी एस्टर येलो, एस्टर येलो मैंने बताया ना पादपों में, एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर, सनफ्लावर में एस्टर येलो डिजीज, बोलो भी, तो बंची टोपा पापाया, एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर हो गया। लिटिल लीफ डिजो ब्रिंजल, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, मतलब बैंगन में, है ना, बैंगन में आप जानते हो कि छोटी प्रण रोग, बैंगन, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, तो ये कुछ इस माइक्रोप्लाज्मा में क्या होगी, डिजीज होगी बेटा। अब आप जानते हो कि हर लेवल पे अपन ने इसको पूरा कर लिया है, क्लियर। अब अपन जो भी साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, इन सबसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, देन अपन नेक्स्ट किंगडम स्टार्ट करेंगे। तो बेटा क्वेश्चंस देखिए, जैसे क्वेश्चन है, एक नीट का एक क्वेश्चन है, क्लियर, कि सेल वॉल एब्सेंट इन, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अब आपको चार ऑप्शन पे दिमाग लगाना है, यस। तो बेटा सेल वॉल एब्सेंट इन नोस्टॉक, तुम्हें पता है नोस्टॉक नाम में बीजीए है, तो वहां तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एस्परजिलस, तुम्हें पता है आगे पढ़ेंगे अपन, एस्परजिलस फंजाई है, तो सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यस। और फ्यूनेरिया, तुम जानते हो फ्यूनेरिया मोस है, ब्रायोफाइटा में आएगा, तो सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट है, इसमें भी प्रेजेंट, इसमें भी है, तो किसमें एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है, हाँ बेटा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है, सेल वॉल एब्सेंट, बोलो हाँ ना। तो आंसर क्या होगा, 4, आंसर क्या होगा, 4 होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बेटा, 4। ऐसे आपको क्वेश्चन को दिमाग लगाए करना है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट, इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है, बात को समझ रहे हो भाई, इनमें से कौन सा एक प्रोकैरियोट नहीं है, क्लियर। तो प्रोकैरियोट नहीं है बेटा, अपन को ये छांटना है, प्रोकैरियोट नहीं है, यस बेटा। अब देखो आराम से, सैक्रोमाइसिस आप जानते हो यीस्ट है, कवक है, तो ये प्रोकैरियोट नहीं है। बाकी देखो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, टीबी का रोगजनक था, प्रोकैरियोट है, पी लगा देते हैं। नोस्टोक एनाबिना साइनोबैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, तो कौन नहीं है, फर्स्ट। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, क्योंकि सैक्रोमाइसिस यीस्ट है ना, फंजाई है, तो आंसर क्या हो गया सेकंड क्वेश्चन का, फर्स्ट। अब बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस अकर, ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण किसमें पाया जाता है, तो बेटा ध्यान से सुनो, देखो कि जो ऑक्सी प्रकाश संश्लेषण है, यहाँ पर है क्लोरोबियम, क्रोमेसियम, ओसिलेटोरिया और रोडोस्पाइरलम, दिमाग लगाना, क्लोरोबियम, क्रोमेसियम, ये आप समझ सकते हो कि सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई बेटा जी, ये जो क्लोरोबियम, ये मतलब हरे गंधक बैंगनी गंधक जीवाणु है, तो ये तो बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया अनोक्षी प्रकाशन करते हैं, दोनों में नहीं होगा। ओसिलेटोरिया बीजीए है, ओसिलेटोरिया क्या है, बीजीए, तो ये ऑक्सी करेगा, रोडोस्पाइरलम भी नहीं करेगा क्योंकि अनोक्सी करता है, यस। तो ओसिलेटोरिया बीजीए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर थर्ड हो जाएगा आपका, ओसिलेटोरिया, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। ऐसे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो नीट 2018 में आया था, और सिंपल क्वेश्चन था, पहले तो विच अमंग फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा सिंपलेस्ट लिविंग सेल, सिंपलेस्ट लिविंग सेल है, सबसे सरलतम जीवित कोशिका, और विदाउट डेफिनेट सेल वॉल, बिना निश्चित सेल वॉल के, यानी सेल वॉल नहीं है, विदाउट डेफिनेट सेल वॉल हो गया। पैथोजेनिक यानी रोगजनक है, प्लांट और एनिमल, प्लांट की जैसे एनिमल की है, और ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव कर सकता है, तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन ही है। ये लाइन है किसके लिए भाई, देखो स्यूडोमोनास, अब आप ऑप्शन काटो, स्यूडोमोनास नहीं हो सकता क्योंकि इसमें तो सेल वॉल है पहली बात तो, फिर बैक्टीरिया है, और नोस्टोक नहीं हो सकता क्योंकि बीजीए है, इसमें भी सेल वॉल है, बेसिलस ये बैक्टीरिया है, इसमें भी क्या है, सेल वॉल है, तो वो कौन है, माइकोप्लाज्मा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बेटा सेकंड, बोलो। तो ऐसे एक एक ऑप्शन को भी समझ के, एक एक लाइन को, ऑप्शन को, सबको समझ के क्वेश्चन करना है। एक बार क्वेश्चन आया था, जो मैच द कॉलम, मतलब सॉरी स्टेटमेंट थे, उनमें से राइट स्टेटमेंट आपको करने थे कि मेथेनोजन आर्कियोबैक्टीरिया जो दलदली क्षेत्रों में मीथेन उत्पन्न करते हैं, सही है, मिथेनोजन आर्कियोबैक्टीरिया दलदली क्षेत्र में मीथेन उत्पन्न करते हैं, सही बात है ना, ये आप समझ सकते हो कि 2009 का क्वेश्चन था। फिर आया कि नोस्टोक एक तंतु में बीजी है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकता है, ये भी सही है।
स्टेटमेंट बी भी सही है ना, वो क्वेश्चन आप देख लेना। और बेटा अपन कहें कि जो रसायन संश्लेषित जीवाणु हैं वो रसायन संश्लेषित जीवाणु ग्लूकोज से सेलुलोज संश्लेषित करते हैं, गलत है। ग्लूकोज से सेलुलोज थोड़ी करते हो संश्लेषित, रसायन संश्लेषित वो तो अपन बात है केमिकल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एनर्जी बनती है ना, तो उसको शर्करा संश्लेषण में CO2 से शुगर यानी ग्लूकोज बनाने में काम में लेते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। और बाकी आप माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती है और ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है, ये सही स्टेटमेंट है। तो जो A, B और D तो करेक्ट थे, और आप जानते हैं कि जो C स्टेटमेंट है तो वह यहाँ पर वहां गलत था। बोलो हाँ है ना बेटा। तो ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करें, वर्ड टू वर्ड NCERT पढ़े, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाएं और बहुत अच्छे लेवल पे बेटा आप काम करें। बात को समझ रहे हो ना आप, तो अच्छा आप पढ़ें, क्लियर है। और वर्ड टू वर्ड, और बेटा आप जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा तो पूरा मोनेरा किंगडम भी आपको पढ़ना है। 5 के बाद मोनेरा स्टार्ट हुआ, आर्कियोबैक्टीरिया भी पढ़ना है, यू बैक्टीरिया में बैक्टीरिया की सेल स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया का श्वसन, बैक्टीरिया का पोषण, जीवाणु का पोषण, और उसके बाद आप साइनोबैक्टीरिया, और उसके बाद आप जानते हैं माइकोप्लाज्मा, ये पढ़ना है। और अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, किंगडम प्रोटिस्टा। आगे अपन स्टार्ट क्या करेंगे, किंगडम जगत प्रोटिस्टा, यानी अगला जगत, जिसकी 5 जगत में एक ही बात थी कि जो भी एक कोश की यूकेरियोट होगा, जो भी एक कोशी की यूकेरियोट होगा वो जगत प्रोटिस्टा में रखा जाएगा, इसलिए उसकी डिफाइन बाउंड्री नहीं है। हो सकता है किसी अन्य वैज्ञानिक के द्वारा वो प्लांट में है, लेकिन वही टेकर उसको एक ही शर्त पे कि अगर एक कोश की यूकेरियोट होगा तो किस में रखा जाएगा, जगत प्रोटिस्टा में। बात को समझे। और जगत प्रोटिस्टा बेटा मध्य कड़ी भी है, तो वो सारी बातें अपन बात की जगत प्रोटिस्टा की करते हैं। तो बेटा जी आप बहुत अच्छे तरीके से NCERT हिंदी के दोनों, और अब बहुत अच्छा किंगडम प्रोटिस्टा फिर फंजाई कवक स्टार्ट हो गया है, तो आप बहुत अच्छी स्टडी करें। और अब बेटा बिल्कुल अब वे में आ जाएं, क्योंकि अब जल्दी ऑफलाइन भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले आप पढ़ने के वे में, सेल्फ स्टडी के वे में आ जाएं। और बेटा जी अपन बात करें जो अच्छे अच्छे लड़के हैं उनको आप सेल्स के साथ जोड़े, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत फुली NCERT बेस्ड अपन बातें करते हैं। और बेटा तुम बहुत अच्छे हो, अच्छे सिलेक्शन पे जाओगे, तो अभी से मेहनत करोगे तो आप रैंकर बनोगे अगले साल। बात को समझ रहे हो ना। और जल्दी फिर एग्जाम बेटा आगे टाइम पे होनी है, इसलिए जो भी अच्छे बच्चे उनको जोड़ो और अच्छे पढ़ते रहो। बुक्स भैया NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों आपके पास होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो। तो ये सारा अपना अरेंजमेंट, अपना पढ़ने का माहौल, अपना स्टडी हावर, ये सारा आप सेट कर ले भाई, है ना। ओके, थैंक्स।